तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे जेटेट साइंस या तो फिर सीटेट। जेटेट आपका अभी पता नहीं कब होने वाला है और सीटेट आपका सितंबर है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर जेटेट की हम बात करें तो आपका 25 क्वेश्चन साइंस से रहने वाला है, और अगर हम सीटेट की बात करें तो वहां पे आपका 30 क्वेश्चन रहने वाला है। और कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन अलग फर्क है। इसमें जो खोटा शामिल किया है जेटेट में, उसके लिए 5 नंबर काट दिया गया और मैथ से भी काट दिया गया। ओके, तो चलिए हम अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी हम क्लास कुछ दिन से नहीं ले पा रहे, थोड़ा सा व्यस्त है, थोड़ा तबीयत खराब था। क्लास आपका अब आएगा एनसीईआरटी बेस्ड का, जितना थ्योरी है सब आएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है 6 to 10 में कि सर हमको 6 पता है, हम पढ़ चुके हैं, तो क्यों पढ़ा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बोरिंग लग रहा है। जो नहीं पढ़े उनको ठीक लगता है। उसी तरह 6 हो गया, 7 और 8। यहाँ पे एमसीक्यू में आपका क्या है ना कि सारा मर्ज किया हुआ है, मतलब 6 to लेकर 10 से लेकर 12 तक लगभग बेस्ट, मतलब सारा क्वेश्चन और सारा टॉपिक का आपको मिक्स मिलेगा। तो इसमें आपको बोर होने वाली कोई बात इसमें होगी नहीं, चाहे वो जेटेट के लिए हो या सीटेट के लिए। अगर आपको थ्योरी शुरू से पढ़ना, बुक लाइन बाई लाइन, नया एनसीईआरटी पुराना एनसीईआरटी, तो आप लोग वीडियो में जाकर के देखिएगा, प्ले लिस्ट में वहां पर क्लास चल रही है। कुछ दिन से क्लास नहीं आ पा रही थी, उसके लिए सॉरी। अब क्लास आपका कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सबसे पहले हम यहाँ पे कराते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। इनमें से कौन सा कारक साउंड का जो स्पीड है उसको प्रभावित नहीं करता है। तो टेम्परेचर ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम, सोर्स ऑफ साउंड, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। तो देखिए, टेम्परेचर साउंड का जो स्पीड होता है उसको इफेक्ट करता है, डेंसिटी भी करता है। आपको पता है सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड, और सबसे कम किसमें होता है तो गैस में उसका फ्लो होता है, ठीक है ना। स्पीड, सोर्स ऑफ साउंड, हाँ देखिए इस पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि सोर्स मतलब साउंड, जैसे हम बोल रहे हैं कोई गाड़ी का आवाज हो रहा है तो डीजे बज रहा है, उससे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना, कि साउंड किससे निकल रहा है। भाई किसी से भी निकल रहा है, उसका एक अपना एम्पलीट्यूड होगा, स्पीड उस पर फैक्टर नहीं करता। किस मीडियम से होकर जा रहा है इस पर फैक्टर करता है, ठीक है ना। तो सोर्स ऑफ साउंड पर निर्भर नहीं करेगा क्या, स्पीड ऑफ साउंड। ओके, चलिए अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो हम आपके लिए थ्योरी भी कुछ लाइन यहाँ पे लिख दिए हैं, आप थ्योरी भी इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि साउंड किस प्रकार का वेव है, हो सकता है कि आगे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के बारे में सत्य नहीं है, मतलब साउंड वेव के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है ना। तो चलिए, They need medium to travel, हाँ साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। सर मीडियम का मतलब क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली भी जैसे हम बोल रहे हैं तो रिकॉर्ड हो रहा है हमारा आवाज, तो एक माइक है और एक रिसीवर है, तो इसके बीच में कनेक्टिविटी है। लेकिन अगर हम सिर्फ ऐसे खड़ा होकर के कहीं पे बोलते हैं, दूर जाकर सुनाई देता है, तो क्या होता है, हवा होता है, हवा एक मीडियम होता है। तो साउंड क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ओके, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या खासियत होता है, उसको मीडियम चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो। तो साउंड होता है तीनों वेव में ट्रेवल कर सकता है मीडियम में, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे वो गैस में हो। सबसे अगर स्पीड की हम बात करें तो साउंड का सबसे अच्छा स्पीड होता है सॉलिड में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सबसे तेज होता है। ओके, चलिए दे आर ट्रांसवर्स वेव, क्या ये ट्रांसवर्स वेव है, तो देखते हैं आगे। दे कैन रिफ्लेक्ट ऑन सरफेस, हाँ भाई ये रिफ्लेक्ट हो सकता है। अगर हम कोई चीज बोलते हैं, कहीं दीवार है, तो वो वापस टकरा करके आ सकता है। दे कैरी एनर्जी, हाँ क्योंकि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है। तो नंबर कहीं ना कहीं एक गलत होगा, क्या है ये, ट्रांसवर्स वेव नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। थोड़ा यहाँ पे कुछ डिफिनेशन लिखा हुआ है तो उसको पढ़ देते हैं। क्योंकि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मतलब अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है ना, अनुप्रास्त नहीं है। जिसको हिंदी अच्छा लगता है वो हिंदी में है, जिसको इंग्लिश अच्छा लगता है दोनों के लिए देनी है, ठीक है। चलिए मीडियम,
लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है उसमें पार्टिकल होता है, जो भी कण होता है, कोई पदार्थ का जो कण होता है वो आगे पीछे शिफ्ट होता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है ना। क्या होता है, फोर्थ बैक एंड फोर्थ होता है, मतलब सिर्फ आगे पीछे वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, वो आगे तक एनर्जी ट्रांसफर होता है, क्योंकि साउंड एक प्रकार का क्या एनर्जी है। अब वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों क्या हो सकता है, मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। तो देखिए ट्रेवल का मतलब, प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है ना। ट्रेवल करना थोड़ा सा उचित नहीं लगता है, तो प्रोपगेशन इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन सवाल है कि व्हाट डिटरमाइन द पिच ऑफ साउंड। जो साउंड का जो पिच है वो किस पर निर्भर करता है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी या वेवलेंथ है। तो थर्ड नंबर का बताइए पिच क्या होता है ना, पिच क्या होता है, और एम्पलीट्यूड पे क्या डिफरेंस, मतलब एम्पलीट्यूड पे क्या निर्भर करता है, साउंड का कौन सा क्वालिटी एम्पलीट्यूड पे निर्भर करता है। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पिच हमेशा फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करेगा, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ओके, एम्पलीट्यूड पे क्या डिपेंड करता है, लाउडनेस, मतलब जितना एम्पलीट्यूड होगा उतना तेज आवाज होगा। इस तरह एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो देखिए एम्पलीट्यूड आपको छाप करके हम दिखा देते हैं, ठीक है। अगर ऐसे साउंड ट्रेवल कर रहा है और ये सबसे हाईएस्ट पीक है ना, मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन मतलब जैसे एक गेंद है, सिंपल समझिए, एक गेंद को हम पटके नीचे जमीन पर और वो उछल के कुछ ऊपर तक गया, ठीक है ना, तो वो जहां तक जाएगा तो बोलते हैं कि इतना ही तो तुम उछाल पाया गेंद को जमीन में पटक के, हाँ भाई इतना ही एनर्जी था हमारे में, कुछ जोर से पटका कुछ ऊपर तक गया, तो जितना ऊपर तक जाएगा है ना हाईएस्ट पीक, उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। और जितना एम्पलीट्यूड होगा उतना ही साउंड का लाउडनेस होगा। ओके चलिए नेक्स्ट थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि जो ध्वनि की पिच होती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है। तो पिच अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करेगी, ठीक है ना। अक्सर कैसे इसको याद रखेंगे, तो देखिए प्रोविडेंट फंड होता है ना, पीएफ, जैसे जो बुजुर्ग होते हैं तो नौकरी होता है जिनका, उनका पीएफ कटता है, तो पैसे याद सकते हैं। देखिए कोई भी चीज को आप रिलेट अपने हिसाब से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए एफएम, एफएम का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो मोबाइल में एफएम होता है। हम इसको याद रख सकते हैं कि जब फंगस का स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं, इस तरह हम इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो वो आप पर है, हो सकता है कि आप पीएफ का मतलब कुछ और तरीका से कुछ कोड देकर के याद रख सकते हैं। तो जब भी कुछ आप ज्यादा भूलते हैं ना तो उसको क्या कीजिए ना, कोई डिकोड कर लीजिए उसको, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच। हाँ भाई जब फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पिच, तो हायर फ्रीक्वेंसी होगा तो हायर पिच भी होगा। अब एक बात, अब क्या होता है, लड़की का आवाज बहुत सुंदर होता है, सॉरी सुरीला होता है, लड़के का आवाज सुरीला होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका पिच ज्यादा होता है, बोले तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, ठीक है। लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर पिच, साउंड डीपर, मोटा आवाज। एम्पलीट्यूड अफेक्ट लाउडनेस नॉट पिच, यही यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो लाउडनेस को डिपेंड करेगा उस पर, नॉट पिच, पिच पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आ गया, ये आसान सवाल है कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, एम्पलीट्यूड, ऑप्शन नंबर सी, 4 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा सवाल है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वाला सवाल को अच्छा से पढ़िएगा। देखिए आपको एक बात बता देते हैं, जो सीटेड है तो जो जेटेड होगा, तो जो सीटेड होता है, कभी सवाल आपको फैक्चुअल नहीं पूछता है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। आपसे सवाल आपसे लेंथी पूछेगा बट आसान रहता है, बट थ्योरेटिकल पूछता है, वो पूरा डीप नॉलेज पूछता है, टू दी पॉइंट नहीं पूछेगा। कभी स्पीड ऑफ साउंड आपसे नहीं पूछ लेगा, साउंड एक कौन सा वेव है वो सब नहीं पूछेगा, ठीक है ना। वो कुछ आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन टाइप में दे देगा, ठीक है ना, मतलब थोड़ा लंबा, उसको बोलते हैं ना यूज, मतलब उसका इस्तेमाल जहां होता है उससे रिलेट करके आपको सवाल देगा, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं, फैक्ट रट्टू तोता नहीं बनने वाले हैं। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग साउंड, इसमें साउंड के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए चलिए हम देख सकते हैं कि साउंड फ्रॉम ए वायलिन एंड फ्लूट प्लेड एट द सेम टाइम ट्रेवल एट सेम स्पीड। देखिए क्या पूछा जा रहा है कि एक ही समय पर बजाए गए वायलिन और बांसुरी की ध्वनि समान गति से यात्रा करती है। हाँ भाई क्यों नहीं करेगी, आराम से करेगी। दूसरा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है ना, स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है।
टू साउंड वेव ऑफ सेम इंटेंसिटी विल ऑलवेज हैव इक्वल लाउडनेस। देखिए अगर, क्योंकि लाउडनेस क्या है, साउंड का सेम इंटेंसिटी है तो क्या इक्वल लाउडनेस होगा। अगर हम एम्पलीट्यूड का बात करते हैं कि सेम एम्पलीट्यूड है, दो साउंड है, अलग अलग कुछ से साउंड निकल रहा है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो क्या दोनों का लाउडनेस सेम होगा। हाँ, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, क्योंकि लाउडनेस हमेशा एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो ये अभी फिलहाल के लिए हमको लग रहा है कि गलत है। आगे चलते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन ए हॉट एयर इज मोर देन द रूम टेम्परेचर। हाँ, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, क्योंकि टेम्परेचर पर पार्टिकल्स का मूवमेंट तेज हो जाता है। ठीक है, चलिए। स्पीड ऑफ साउंड अफेक्टेड बाय डेंसिटी ऑफ मीडियम। हाँ, तो डेंसिटी ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड का होता है, सबसे ज्यादा साउंड स्पीड डेंसिटी मतलब सॉलिड में होगा। तो ऑप्शन नंबर कहीं बी क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। ओके, चलिए। सवाल इस तरह पूछा जाएगा आपसे, पूरा एकदम थ्योरी टाइप का सवाल पूछा जाएगा। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि कथन के बारे में, कि बी एक गलत कथन है, क्योंकि लाउडनेस नॉट डिपेंड ओनली इंटेंसिटी। लाउडनेस ओनली इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एंड सेंसिटिविटी ऑन ह्यूमन ईयर। ठीक है, टू साउंड हैव द सेम इंटेंसिटी में नॉट द इक्वल लाउडनेस। क्या होगा, जरूरी नहीं कि दो साउंड का इंटेंसिटी अगर सेम है तो उसका लाउडनेस जो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर सकता है। पिच पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता ही है, जो पिच होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर सकता है, बट लाउडनेस आपका फ्रीक्वेंसी के साथ साथ सेंसिटिविटी, मतलब कान में कितना सुन रहे हैं और आपका कितना एम्पलीट्यूड है। ओके, चलिए। अब थोड़ा मैग्नेट से सवाल है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, कि ये हॉर्स मैग्नेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ठीक है ना, अश्वनाल चुंबक एक अति प्रबल चुंबक होता है। हॉर्स मैग्नेट मतलब ये यू शेप जो मैग्नेट होता है ना, उसी को हॉर्स मैग्नेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नॉर्थ और साउथ अगल बगल मतलब एक ही में कनेक्ट रहता है। ठीक है, चलिए। पहला सवाल है कि एक हॉर्स मैग्नेट बहुत ही पावरफुल मैग्नेट होता है। दूसरा, कि द पोल ऑफ हॉर्स मैग्नेट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्या हॉर्स मैग्नेट में जो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बहुत नजदीक होता है। तो हाँ भाई, नजदीक होता है। चलिए, तो हम अब ऑप्शन देखेंगे 6 नंबर का। ठीक है, कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो चलिए, पहला ऑप्शन है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, क्या आर गलत बोल रहा है ए के लिए, क्योंकि द पोल ऑफ हॉर्स मैग्नेट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्या भाई पोल नहीं होता है नजदीक उसका, तो ये भाई होता है, तो आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आर मतलब सही है बट यहाँ पे गलत लिख दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर क्या पूछ रहा है, दोनों ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट। ए क्या सही है, हाँ भाई सही है। आर क्या सही है, हाँ वो भी सही है। क्या आर ए के बारे में सही बात करता है, तो हाँ आर जो है ए के बारे में सही बात करता है, जो हॉर्स मैग्नेट होता है उसका बहुत ही क्लोज होता है दोनों का पोल। तो बी ठीक है, ए सही है, आर गलत है। चलिए, ये भी गलत हो गया। बोथ इनकरेक्ट, तो दोनों गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों ऐसा नहीं कि गलत है, दोनों ऐसा नहीं है कि सही है, दोनों सही के साथ साथ ये इसका सही वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरी वाली बात है। ठीक है ना, कि बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। जो दोनों बात है वो क्या है, दोनों सही है, क्योंकि रीजन करेक्टली एक्सप्लेन द असर्शन। जो रीजन है सो असर्शन को क्या करता है, सही व्याख्या करता है कि द हॉर्स मैग्नेट वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, क्योंकि इसका जो पोल होता है बहुत नजदीक होता है। विच कंसंट्रेट्स द मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल रीजन। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम एरिया में क्या होता है, कंसंट्रेट होता है, इसी कारण मैग्नेट का स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ये बार मैग्नेट, जो दंड चुंबक होता है, ये जो बार मैग्नेट होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होता है। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है, लेकिन पूछा जा रहा है कि मैग्नेट के अंदर, भाई साहब मैग्नेट के अंदर किधर से आएगा, तो मैं अगर नॉर्थ से निकला साउथ, ये बाहर है, और जब मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाएगा तो ये अंदर वाली बात हो जाता है। तो नॉर्थ से साउथ जाएगी, किसमें जाएगी, नॉर्थ से साउथ। ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन नंबर बी जो आपका है प्यारे बच्चे वो क्या है, ज्यादा सटीक है, क्योंकि साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है मैग्नेटिक फील्ड। कब, एक बार मैग्नेट में, कब, इनसाइड मैग्नेट। ओके, चलिए आसान सवाल था। चलिए 8 का देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन और बेसिक सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक चुंबक है। इसमें से प्राकृतिक रूप से चुंबक कौन पाया जाता है, स्टील, आयरन, लोडस्टोन और कोबाल्ट। तो देखिए प्राकृतिक जो नॉर्मल जो पत्थर होता है, अगर आप मैग्नेट का स्टोरी सुने होंगे कि मैग्नेट का खोज कैसे हुआ है, तो आपको उसमें पता चला होगा कि जो नेचुरल मैग्नेट पाया जाता था, जो बकरी चराने जाता था, मलेशिया की जो पहाड़ होती थी उसमें जो चरवाहा होता था बकरी चराने के लिए जाता था, वो उसके बकरी का पैर में जो पहाड़ में चढ़ता था तो बकरी का पैर में लोहा लगा दिया जाता था। क्यों, क्योंकि घिस ना जाए। तो जो वहां पर पत्थर होता था उसका कुछ कुछ कण है ना, पार्टिकल चिपक जाता था उसमें लोहा में, तो वो सोचता था कुछ जादू हो गया, और डंडा से छुड़ाने का प्रयास करता तो छूटता नहीं था, तो लगता था कुछ कोई जादू मंत्र कर दिया। फिर ऐसे देखते देखते धीरे धीरे मतलब पता चला कि इस पत्थर में कुछ खासियत है, ठीक है ना, ये पत्थर में कुछ खासियत है, तो उसी को क्या कहते हैं, लोडस्टोन। आप लोग लोडस्टोन को दूसरा नाम क्या है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो 9 नंबर का आंसर क्या होगा उसको देखते हैं। ठीक है, कि बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर टू प्रोड्यूस एस इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। अगर कोई कागज का टुकड़ा जलता है तो वो राख बनाता है, क्या ये केमिकल चेंज है? हाँ भाई, ये आपका क्या है, सही है। बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर इन एन रिवर्सेबल चेंज, कागज के टुकड़े का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, मतलब ये वापस नहीं आ सकता है, तो सॉरी आर है ना, आर, ये भी क्या है, सही है, मतलब ए और आर दोनों सही है। तो ऑप्शन पहला हम देखते हैं कि क्या है, ए और आर आर ट्रू। हाँ भाई ट्रू, और आर जो है सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, तो हाँ भाई आर सही बात करता है, क्योंकि ये इरिवर्सेबल प्रोसेस है, कागज अगर जल गया तो वापस नहीं आएगा, तो ये रिवर्सेबल है, मतलब ये दोनों सही है, और आर भी सही बात करता है ए के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। भाई करता है, तब क्यों बोल रहे नहीं करता है? ये सही है किंतु आर गलत है, ऐसा एकदम नहीं है। आर सही है किंतु ए गलत है, एकदम ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए एकदम सटीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल तरफ चलते हैं। इसमें भी उसी तरह का सवाल है। 10 नंबर में क्या है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प। इस तरह का सवाल जब आता है एग्जाम में तो बच्चे लगते हैं रे बाप हम क्या करें, अब तो इतना कौन पढ़ता है ना, इतना कौन पढ़ता है, वो सोच करके इस सवाल को ना स्किप कर देते हैं। तो आपको भगाना नहीं है सवाल को, चलिए देखना है। ठीक है, स्टोमाटा यूजुअली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ एंड स्कुलेंट स्टीम इन डेजर्ट प्लांट। रेगिस्तानी पौधों में रंध्र प्राय पत्तियों की सतह और गुद्देदार तनों पर उपस्थित होता है। ये सवाल है, ठीक है ना। चलिए दूसरा, पत्तियों के रंध्र की स्थिति पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या ए सही है? नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर आर एकदम सही है। ठीक है ना, क्योंकि जितना बड़ा और जितना ज्यादा मात्रा में स्टोमाटा होगा उसमें उतना मुंह ज्यादा खुलेगा और ट्रांसपायरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो ए और आर दोनों सही है, गलत। ए और आर करेक्ट है बट आर इज नॉट करेक्ट, एकदम गलत है। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। लास्ट क्या बचा, आर करेक्ट है एकदम, ए इनकरेक्ट है एकदम। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि समझा दिए हैं। नेक्स्ट सवाल इसी से रिलेटेड है। अभी हम 15 सवाल आपको कराएंगे, फिर नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें 15 सवाल कराएंगे। सवाल बहुत सारे हैं। असर्शन और रीजन क्या है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा आर कंट्रोल बाय गार्ड सेल। तो भाई एकदम सही, रंध्रों का खुलना और बंद होना रक्षक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। हाँ भाई। दूसरा, गार्ड सेल श्रिंक व्हेन वाटर इंटर देम। देखिए कितना जबरदस्त सवाल है। क्या पूछा जा रहा है कि जो गार्ड सेल होता है वो सिकुड़ जाता है क्या जब उसमें पानी एंटर होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता है, तो एक गलत है,
ठीक है ना, एक सही और एक गलत है, ऊपर वाला सही है और नीचे वाला गलत है। तो ऑप्शन चलते हैं कि दोनों सही की बात कर रहे हैं, एकदम नहीं। ठीक है ना, दोनों सही है तो एकदम दोनों सही का बात ही नहीं कर रहा है। ए सही आर फॉल्स, ठीक है ना, तो ए सही और आर क्या है आपका फॉल्स है। 11 का क्या है आपका, हाँ, तो आपका ए सही है और आर जो आपका फॉल्स है। हाँ, ये मैच कर रहा है। ए गलत है, नहीं भाई, ए सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है। क्या, क्योंकि ए ट्रू है और आर आपका फॉल्स है। ठीक है ना, चलिए अगर आपका एक्सप्लेनेशन आपको देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ए सही है क्योंकि रंध्रों का खुलना और बंद होना रक्षक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। जो गार्ड सेल होता है स्टोमाटा का कंट्रोल करता है कितना खुलना बंद होना है, कितना ज्यादा। लेकिन आर गलत है क्योंकि जब पानी रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो तुरंत फूल जाती है, जिसे रंध्र खुल जाते हैं। जब पानी निकल जाता है तो कोशिकाएं सिकुड़ जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। ओके, चलिए, जिसको टर्जिटिव प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है ना, फूलना। चलिए नेक्स्ट, ये तो हो गया। देखिए पूछा था क्या कि जब पानी रक्षक कोशिका में प्रवेश करता है तो सिकुड़ जाती है। भाई पानी प्रवेश करेगी तो वो फूल जाएगी ना। देखिए जब पानी रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश करेगी तो फूल जाती है, जैसे रंध्र खुल जाते हैं। वहां पे बंद होने की बात की थी, इसी वो गलत था। चलिए नेक्स्ट, वाटर कैन बी यूज्ड एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट। अगर आग लग जाए, बिजली वाला आग लग जाए तो पानी से बुझाना चाहिए, तो एकदम नहीं बुझाना है। ठीक है ना, तो एक गलत है। दूसरा, वाटर लोअर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ बर्निंग मटेरियल। जल ज्वलनशील सामग्री के ज्वलन ताप को कम कर देता है। हाँ भाई, जैसे कोई लकड़ी है, हमको लग रहा था कि एक माचिस का तिल्ली में जल जाएगा, सिंपल समझिए। उसको पानी भिगा दिया तो 2 माचिस का तिल्ली लगा। सर 2 माचिस का तिल्ली से क्या मतलब है, पहले 1 माचिस का तिल्ली उसको कुछ गर्म किया होगा तो जल जाना चाहिए जब सूखा रहता। बट भींग जब गया है तो 2 माचिस का तिल्ली लगता है। जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो भींग जाता है, अगर धूप बत्ती है तो अगरबत्ती, तो 2-3 माचिस का तिल्ली लगते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो ज्वलन ताप है, जो इनिशियल टेम्परेचर है, वो क्या हो गया है, बढ़ गया है, ज्यादा उसको चाहिए। ठीक है, तो वाटर अगर किसी में भिगा देंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो आर सही बोल रहा है कि ज्वलनशील सामग्री के ज्वलन ताप को कम कर देता है कौन, जल। हाँ, तो 12 नंबर का क्या है, ए ट्रू है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्या ए ट्रू है, नहीं एकदम नहीं है। ए ट्रू है, एकदम नहीं है। ए फॉल्स है और आर ट्रू है, ऑप्शन नंबर सी। बोथ फॉल्स है, एकदम नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा, सी। कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक है तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है तो पानी से नहीं बुझाना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत जबरदस्त सवाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर। जो लाइम चूना पानी होता है, चूना पानी को क्या बोलते हैं, COH का Hal2। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जब उसमें मिलता है तो क्या होता है, तो दूध रंग का बना देता है, दूधिया बना देता है। ठीक है, दूध रंग का। अब ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट्स बनाने लगना है और आपको बेचने लगना है। ठीक है, अगर आप रिएक्शन देखना चाहते हैं तो आप रिएक्शन देख सकते हैं। एक कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको मार्बल्स कहते हैं। ठीक है ना, चलिए, और आपको पता है कि इसी पानी में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम मिला देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए CaOH का Hal2 में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनेगा। ओके, चलिए, और कलर दूधिया मिल्की बना देता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ड्राइस। ओके, ड्राइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट और जबरदस्त, इसके बारे में एक और जानकारी यहाँ पे है तो जान लेते हैं कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड नॉन एज ड्राइस जिसको कहते हैं, ठीक है ना, वो जो होता है ना, ये क्योंकि गर्म होने पर तरल नहीं बनता है, इसको गर्म जब हम करते हैं तो ये पानी नहीं बनता है, सीधे क्या होता है, ठोस जो होता है, ये सॉलिड फॉर्म जो होता है वो गैस फॉर्म में बदल जाता है। उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन। अगर आपसे पूछा जाएगा सब्लिमेशन का एग्जांपल तो आप लोग बता दीजिएगा। इसका प्रयोग प्राय ठंडा रखने और धुआं पैदा करने के लिए किया जाता है। मूवीज में देखते हैं ना कि हीरो ही तो हीरोइन है तो कुछ चलता है सीन, तो एक धुआं सा एकदम भाप लगता है, जन्नत वाला फील होता है, एकदम दार्जिलिंग कश्मीर वाला फील होता है, एकदम भाप निकलता है। वो इसी का कमाल होता है, बस नीचे रख देता है डब्बा में, बस उड़ते रहता है भाप। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट सवाल है उसको देखते हैं। असर्शन जो पूछा, कथन आपसे पूछा गया है कि द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। क्या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पेड़ पौधे कटने से हो रही है, बढ़ रही है? हाँ भाई, क्यों नहीं बढ़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ पौधा लेता है, आप पेड़ को काट देंगे तो बढ़ जाएगा। चलिए, ए नंबर आपका सही है। दूसरा पूछा गया है, इसको ये सही मानते हैं। ट्री रिलीज CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एकदम गलत, वाहियात सवाल है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है? एकदम नहीं। तो ए सही, आर गलत है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि दोनों सही है, एकदम गलत। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि दोनों सही, एकदम गलत। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि ए सही आर फॉल्स, तो एकदम ये सही है अभी के लिए। आगे देखते हैं। ए फॉल्स बोल रहा है, डी नंबर एकदम गलत। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल जो बच गया है, नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लेकर के आएंगे। और आपको तो अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और एनसीईआरटी बुक आपको हम किस तरह रीड करवाएं, पुराना वाला, नया वाला, अपडेटेड वाला, जो भी हो जाएगा, जो भी टॉपिक अगर बोलिएगा नहीं 6 का छोड़ दीजिए 7 का, जो भी अगर आपको ऐसा नीड होगा या तो कोई टॉपिक ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक जो आपको प्रॉब्लम कर रही है ज्यादा, तो उसको लेकर के हम आएंगे और लाइन बाय लाइन आपको जिस तरह स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं उस तरह हम पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।